अगर आप भी डायमंड बनना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने किया एक्चुअली, वो मैं आपको वो भी मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है और हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, एंचा खुर्द, डिस्ट्रिक्ट जींद में आता है। वहां पे मेरा जन्म हुआ। बिल्कुल एक जो सामान्य परिवार रहता है उस सामान्य परिवार में परवरिश हुई, एक मिडिल क्लास फैमिली का परिवार। मेरे पिताजी टीचर थे, माताजी गृहिणी थी, परिवार में 2 भाई और 3 बहनें। और जिस प्रकार एक मध्यम वर्गीय परिवार में बच्चों की परवरिश होती है उसी प्रकार से हमारी परवरिश हुई। पिताजी ने बहुत अच्छे से, चूंकि वो खुद टीचर थे, इम्पोर्टेंस जानते थे पढ़ाई की क्या होती है, तो उन्होंने सबको अच्छी एजुकेशन दी। मैंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, और उसके बाद एक प्राइवेट टीचर के रूप में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, जहां पे मेरी 1 महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपया थी। 1 साल नौकरी की प्राइवेट स्कूल में, और 1 साल नौकरी करने के बाद एक बात मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ गई, अगर मैंने कुछ बड़ा करना है, अपने सपनों को पूरे करना है, तो नौकरी से मेरे सपने पूरे नहीं हो सकते। मेरे सपनों की शुरुआत हुई जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, एमए में। तो हालांकि कॉलेज हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते थे, लेकिन जब भी जाते थे, जो कॉलेज का माहौल था, यूनिवर्सिटी का जो माहौल था, तो वो बहुत मुझे अट्रैक्ट करता था। उस समय जो अच्छे घरों के बच्चे थे वो अपनी गाड़ियों से आते थे। तो वैसे लाइफस्टाइल को देख के मैं बहुत रोमांचित हुआ और मुझे लगा कि ये इस प्रकार का लाइफस्टाइल मुझे भी चाहिए। तो 1 साल नौकरी की, और 1 साल नौकरी करने के बाद जब लगा कि जो मैंने देखा था वो तो सब यहाँ पे संभव नहीं है। नौकरी में नौकरी की अपनी लिमिटेशंस रहती हैं, हम सबको मालूम। मैंने बड़ी नजदीक से वो चीज इसलिए भी देखी थी क्योंकि हमारे परिवार में मैक्सिमम लोग नौकरी पे हैं। तो किस प्रकार की स्थितियां होती हैं, किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम था। बिजनेस करना चाहता था, बिजनेस की कोई बैकग्राउंड नहीं थी। बस एक काम किया, गांव छोड़ के मैं शहर में चला गया। मेरे मामा जी वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके साथ मैंने कुछ दिनों तक काम किया, और उसके बाद में वहीं पे रहते हुए मैंने केबल टीवी का एक नया बिजनेस उन दिनों स्टार्ट हुआ था। एज ए केबल ऑपरेटर मैंने केबल टीवी का बिजनेस शुरू किया। एक डिश एंटीना लगाते थे हम उस समय, 4x4 फुट की एक डिश एंटीना होती थी, और उसमें 4 या 5 चैनल चलते थे। वीसीआर होता था उन दिनों, एक मूवी दिखा लेते थे, और 150 रुपए एक घर से हमें मिलते थे। काफी अच्छा बिजनेस था, प्रॉफिटेबल बिजनेस था उन दिनों में केबल टीवी का बिजनेस। तो मैंने उस केबल टीवी के बिजनेस को किया और बहुत मेहनत की। वो टेक्निकल काम था, और टेक्निकल चीजों की तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सारी की सारी चीजें सीख जाते हैं। तो उस काम को मैंने सीखा और उसमें एक अच्छी इनकम में प्राप्त करना शुरू कर दी, और एक अच्छा नाम भी मेरा हो गया शहर में। जो हमारे केबल ऑपरेटर्स थे उनमें नाम हुआ। फिर हमने मिलके, हम सब लोगों ने एक बड़ा सिस्टम लगाया, जिसको हम लोग कंट्रोल रूम बोलते थे। एक कंट्रोल रूम बनाया, और वहां से जितने भी शहर में केबल ऑपरेटर थे उन सब ने, वहां से लाइनें गई उन सबके पास में। तो वो सब मैं कर रहा था केबल टीवी के बिजनेस में। लेकिन केबल टीवी के बिजनेस में मैं संतुष्ट नहीं था, सेटिस्फिकेशन नहीं था। पैसा तो था, सेटिस्फिकेशन 2-3 चीजों की वजह से नहीं था। एक वजह तो ये थी कि वहां पे टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत सारा समय देना पड़ता था। दिन में तो हम काम करते ही करते थे, रात में भी अक्सर काम करना पड़ता था। रात में कोई रोड के ऊपर में वायर बिछानी है तो वो रात में काम करना होता था। रात में अगर क्रिकेट का मैच चल रहा है तो लोग बहुत दीवाने थे मैच के, रात में ही उनका केबल खराब हो गया तो उनको रात में ही ठीक करके देना पड़ता था। तो उस प्रकार की सिचुएशन थी। तो एक तो टाइम फ्रीडम वहां बिल्कुल भी नहीं थी, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि केबल टीवी के बिजनेस में एक रिकॉग्निशन नहीं था उस प्रकार का, जिस प्रकार का रिकॉग्निशन मैं चाहता था। केबल टीवी के बिजनेस में जब मैं उस एरिया से गुजरता था जहां मेरे केबल के कनेक्शन थे, तो लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, अपितु ये कहते थे केबल वाले इधर आना। और ये चीज मुझे बहुत तकलीफ देती थी, बहुत मुझे दुखती थी ये चीज। हर आदमी ये चाहता है कि उसको उसके नाम से और सम्मान के साथ में बुलाया जाए। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है कि मानव की विलासा है कि उसका नाम सफेद कागज में काले अक्षरों में, उसका नाम सफेद कागज पे काले अक्षरों में लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े। हर आदमी चाहता है कि उसके नाम से
उसको बुलाया जाए, उसको रिकॉग्निशन मिले, लेकिन ये वहां पे था नहीं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मेरा एक कारण था जिसकी वजह से मैं केबल टीवी के बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं था। और हमने वो कहावत सुनी है प्यासे कब्बे वाली, और उस कहानी का मोरल ये था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाहत होती है वहां पे रास्ते निकल आते हैं। और उन्हीं दिनों जब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ और करना है, कुछ और करना है, उन्हीं दिनों मेरे एक नजदीकी दोस्त ने मुझे कॉल किया और अपने घर पे बुलाया। और जब मैं उनके घर पे गया, वहां पे जाने के बाद में मुझे पहली बार RCM, ये 3 शब्द मुझे पहली बार एक होम मीटिंग में सुनने को मिले। और मार्केटिंग प्लान दिखाया गया। उस समय आरसीएम बिजनेस में बहुत ज्यादा कपड़े नहीं होते थे, तो बताया गया कि भाई ये एक बिजनेस है और इसमें 1500 रुपए के आपने कपड़े खरीदने हैं और आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, हजारों रुपए महीना की इनकम आपको मिलेगी। तो मेरे बहुत सारे प्रश्न थे। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये था कि जब आरसीएम बिजनेस में पैसा नहीं लगता, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर पैसा आएगा कहां से, और ये बड़ा बिजनेस कैसे हो सकता है? बड़े बिजनेस में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। ये मेरा पहला प्रश्न था। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें थी, मुझे लगता नहीं था कहीं दूर तक, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता था। लेकिन फिर भी अपने दोस्त को खुश करने के लिए, ओबलाइज करने के लिए मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। और चाइना में कहावत है कि 10 लोग मिलके जबरदस्ती करके एक घोड़े को पकड़ के तालाब के किनारे लेके जा सकते हैं, लेकिन 10 लोग जबरदस्ती करके घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। और ये कहावत मनुष्यों पे भी निर्भर करती है कि कोई जबरदस्ती हमें कुछ भी काम करवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। तो आरसीएम बिजनेस में भी वही लागू होती है। आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते, कोई दूसरा आपसे जबरदस्ती नहीं करवा सकता। जब हमारी इच्छा होती है तभी चीजें घटित होने लग जाती हैं। तो शुरुआत के 3 महीने तक मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था आरसीएम बिजनेस को लेके, लेकिन 3 महीने के बाद मेरी अपलाइन ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये किया, वो जबरदस्ती करके मुझे एक मीटिंग में लेके गए। और जब मैंने आरसीएम बिजनेस की एक बड़ी मीटिंग देखी, जहां मैंने बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बातचीत करते हुए देखा, अपनी इनकम के बारे में बताते हुए देखा, और वहां के माहौल ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। और वो एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई है। उसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि एक छोटी सी घटना आपकी जिंदगी को बदल देती है। आरसीएम बिजनेस में जितने भी कामयाब लीडर्स हैं, उन सभी लीडर्स की कहानी को जो आप नजदीक से जानेंगे, तो उसमें ये जरूर पाएंगे कि कोई ना कोई एक मीटिंग या कोई ना कोई एक घटना थी जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। और मेरा ये मानना है कि आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आज आपका ये वीडियो देखना आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और हो सकता है आज के बाद आप आरसीएम बिजनेस को उस प्रकार सीरियस लेना स्टार्ट कर दें जिस प्रकार मैंने एक मीटिंग देखी थी, और मीटिंग देखने के बाद मैंने आरसीएम बिजनेस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया था। वहां से मेरी रियल आरसीएम बिजनेस की स्टार्ट हुई। जितना आसान मैंने सोचा था कि आरसीएम बिजनेस इतना आसान है, आराम से ये हो जाएगा, कपड़ा ही तो देना है अपने जानकार लोगों को, जिसको भी बोलेंगे ले ही लेंगे, इसमें क्या बात है। लेकिन ये उतना आसान मुझे लगा नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड था आरसीएम बिजनेस में, लेकिन मेरी एक समस्या ये थी, जब मैंने काम करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने ये पाया है मैं इस बिजनेस में बिल्कुल फिट नहीं हूँ। फिट क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैं बहुत शर्मीला, संकोची स्वभाव का व्यक्ति था। किसी से मिलना जुलना, बातचीत करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा नहीं होती थी। मुझे याद है शुरुआत के दिनों में मैं बहुत एक्साइटेड होकर किसी के पास में मिलने के लिए जाता था, और ये सोच के जाता था कि उसको प्लान दिखाऊंगा, ज्वाइन करवाऊंगा, और उसके 10 लोगों से और मिलूंगा। लेकिन वहां पे जाने के बाद में चाय पी के मैं वापस आ जाता था। प्लान दिखाने के लिए बातचीत करने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन मुझे लगने लग गया था कि ये बिजनेस आने वाले समय में बिजनेस चलेगा, क्योंकि मार्केटिंग प्लान में जब तरीका बताते थे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारा बहुत सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट और मिडल मैन के पास में चला जाता है, और आरसीएम बिजनेस में वही पैसा हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये चीज मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और मुझे लगता था कि आने वाले समय में ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत तेजी के साथ में काम करेगा। धीरे धीरे मैंने इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया, सीखता चला गया, और सीखते सीखते मीटिंग अटेंड करते करते मुझे इस बिजनेस में मजा आने लग गया।
पैसा तो बहुत नहीं आ रहा था, लेकिन मजा आने लग गया शुरुआत में।